जनसुलभ पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री अर्पण कुमार जी एवं मित्रों, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित है। जैसा कि हम जानते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु विश्व के एक चर्चित कथाकार हैं और सन 2021 उनका जन्म शती वर्ष है। 4 मार्च को रेणु जी के जन्म के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में देश भर में ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में रेणु के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से भी यह कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें मुझे रेणु जी की रचनाओं के एक पक्ष पर प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित किया गया है। जैसा कि सर्वविदित है कि रेणु एक महान साहित्यकार हैं, महान कथाकार हैं, तो महानता के कुछ तो आधार होने चाहिए। केवल कह देने मात्र से कि कोई महान है, ऐसा नहीं होता है। तो रेणु के महानता के 2 पहलू हैं। एक पहलू अभिलेखीकरण का है और दूसरा पहलू कलाकरण का है। एक हिंदी के ख्यात विद्वान डॉक्टर शशिभूषण सितांशु ने रेणु जी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कही है कि महान कृतियां अभिलेखीकरण और कलाकरण का संश्लेष हुआ करती हैं। अभिलेखीकरण का मतलब है युग प्रवृत्ति, युग सत्य और इतिहास का प्रवृत्तिगत स्वरूप। इसका जो रचनाकार जितना ही यथातथ्य वर्णन अपनी रचनाओं में करता है, माना जाता है कि उन्होंने बेहतर अभिलेखीकरण किया है। तो जितना ही बेहतर अभिलेखीकरण होता है, उतना ही महान माना जाता है वह साहित्यकार। और उसके साथ साथ कलाकरण भी होना आवश्यक है। साहित्य एक कला वस्तु है। साहित्य कोई सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, इतिहास का ग्रंथ भी नहीं है, वह एक कलाकृति है। तो कलाकृति में कलाओं का होना नितांत आवश्यक है। और कला का सर्वसुलभ स्वरूप या उसकी पहचान उसमें आकर्षण है। तो रेणु की रचनाएं जो भी पढ़ते हैं वे इसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि बिना पूरा पढ़े उनको चैन नहीं मिलता और पूरी दुनिया में पढ़े जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी रचनाओं में पाठकीय आकर्षण बहुत ज़्यादा है, जो उनके कलाकरण को प्रमाणित और सिद्ध करता है। तो ये 2 पहलू ऐसे हैं जो रेणु को महान साहित्यकार सिद्ध करते हैं। रेणु को यूं तो आंचलिक कथाकार माना गया और इस आंचलिकता का अर्थ क्षेत्रीय लिया गया, यद्यपि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मैंने अपनी पुस्तक अलक्षित गौरव रेणु में रेणु को वैश्विक रचनाकार सिद्ध किया है और मैंने उसके 3 आधार गिनाए हैं कि किस आधार पर किसी रचनाकार को हम वैश्विक रचनाकार कहेंगे। तो इसका पहला आधार है कि जिस रचनाकार का परिवेक्षण यानी दुनिया को देखना ये वैश्विक स्तर का होता है, यानी जिस रचनाकार ने पूरी दुनिया को देखा है, उसकी समस्याओं को समझा है, परखा है, ऐसे रचनाकार को हम वैश्विक रचनाकार कहेंगे। मेरा दूसरा आधार वैश्विक रचनाकार का यह है कि जिस रचनाकार के निष्कर्ष वैश्विक हों, और तीसरा आधार है जिस रचनाकार की अपील वैश्विक हो। तो रेणु में ये तीनों बातें पाई जाती हैं कि रेणु का परिवेक्षण वैश्विक स्तर का है, रेणु ने जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं वे भी वैश्विक स्तर के हैं, और रेणु की अपील पूरी दुनिया में है। इसीलिए जितना रेणु आज पढ़े जा रहे हैं पूरी दुनिया में, भारत का शायद ही कोई ऐसा रचनाकार होगा जो उस व्यापकता से पढ़ा जा रहा हो पूरी दुनिया में।
तो इस तरह हम देखते हैं कि रेणु एक महान कथाकार, महान साहित्यकार हैं और वे वैश्विक स्तर के रचनाकार हैं। इसको मैं आगे भी स्पष्ट करता चलूँगा। जो आज हमारा विषय है, तलछट के लोग और रेणु, तो गांधी जी ने जब देश को आज़ादी दिलाने के लिए आंदोलन खड़ा किया था तो उन्होंने एक बात महसूस की थी। निराला ने 1936 में राम की शक्ति पूजा कविता लिखी थी, तो उसमें जामवंत नाम का एक बानर या भालू वो रामचंद्र जी को एक सलाह देता है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना। ये वाक्य युगीन संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। समीक्षकों ने इस वाक्य के किसी महत्व को उद्घाटित नहीं किया, उस पर विचार ही नहीं किया। ये यद्यपि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात। वो इस रूप में है कि रामचंद्र जी को जामवंत ये कहना चाहते हैं कि जिस रूप में शक्ति की साधना रावण ने की है, तुम्हें उस रूप में शक्ति की साधना नहीं करनी है, उसे भिन्न रूप में करनी है, ताकि उस शक्ति के प्रहार से बचने के कोई उपाय रावण के पास नहीं हो। यह सिद्धांत गांधी जी पर पूरी तरह लागू होता है कि अंग्रेजों के पास अस्त्र शस्त्र थे, अंग्रेज भारतीयों पर शासन कर रहे थे अस्त्र शस्त्र के बल पर। उनके विरुद्ध लड़ने के लिए गांधी जी ने यह महसूस किया कि जो अस्त्र अंग्रेजों के पास हैं, बंदूक, गोली, तोप, तलवार इत्यादि, उन साधनों से हम अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते हैं, हमारा अस्त्र दूसरा होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सत्य, अहिंसा, असहयोग इत्यादि का सहारा लिया, सविनय अवज्ञा का सहारा लिया। तो इस तरह से उन्होंने शक्ति की एक मौलिक कल्पना की। उसी का एक पार्ट यह भी था, एक अंश यह भी था कि आम जन को इस आंदोलन से जोड़ा जाए। आम जन यानी जिसको दूसरे शब्दों में हम तलछट के लोग भी कह सकते हैं, समाज के सबसे निचले वर्ग के लोग। मैलांचल में बालदेव और कालीचरण के नेतृत्व में एक जुलूस पूर्णिया की ओर जाता है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में। तो उस जुलूस में 120 पुरुष और लगभग उतनी ही महिलाएं शामिल हैं, लेकिन उस जुलूस में एक भी ऊंची जाति का सदस्य, स्त्री या पुरुष शामिल नहीं है। और बालदेव और कालीचरण ने जो अनुभव किया वो उसी प्रसंग में चर्चा भी करता है कि जब हम लोग भारत माता की जय कहते हैं तो इन लोगों के कान में मिर्चाई की बुकनी पड़ जाती है। यानी ये लोग देश को आज़ाद नहीं होना चाहते, आज़ादी प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहते हैं। यही हमें एक सूत्र मिलता है, एक स्थिति देखने को मिलती है कि जिस स्वतंत्रता के लिए पूरा भारत व्याकुल था और गांधी जी जिसके लिए प्रयत्नशील थे, उसको गांव के जमींदार लोग या बड़े लोग, शक्ति संपन्न लोग उस आज़ादी की कामना नहीं कर रहे थे, उसे प्राप्त करने के लिए चिंतित नहीं थे। क्यों चिंतित नहीं थे? कि उनके भीतर एक भय समा गया था कि अगर देश आज़ाद हो गया तो ये जो लहंगड़े लोग हैं, यही शब्द उन लोगों ने प्रयोग किया है सामान्य जन के लिए, कि ये लहंगड़े लोग आज़ाद हो जाएंगे, हमारे नियंत्रण से मुक्त हो जाएंगे और कल होकर पता नहीं इनका व्यवहार हमारे साथ क्या होगा। तो हमें रेणु की एक कहानी को स्मरण करना चाहिए, उच्चाटन। उस कहानी का नायक रामविलास है, जो गरीब तबके का तो है ही। मिसिर महाजन से कुछ रुपये उसने उधार लिए हैं, चुका नहीं पा रहा है, इसलिए वो शहर भाग गया है, वहाँ रिक्शा चलाता है। और जब वो साल 2 साल में कुछ रुपये कमा लेता है तो वो आता है वापस गांव में और मिसिर का कर्ज भी चुका देता है। लेकिन मिसिर के साथ जो उसका व्यवहार है वह गौर करने लायक है कि मिसिर जब बिलसिया कहकर पुकारता है तो वह रामविलास कहता है, मेरा नाम रामविलास सिंह है, बिलसिया मुझे क्यों कहते हैं? और उसकी माँ एक घटना का उल्लेख करती है कि कुछ दिन पहले मिसिर का बेटा दूध लेने आया था, दूध बिक चुका था, मैं कहाँ से देती? तो उसका बेटा कहकर गया
कि जमाना उलट गया है, नहीं तो हमारे सिपाही बरकंदाज भैंस के बदले औरत को दूह कर ले जाते थे। इस एक वाक्य में अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का वर्णन, तीनों का खुलासा रेणु ने कर दिया है कि एक समय वह था जब भैंस के बदले औरत को दुहा जाता था। आज एक समय है कि वही मिसिर महाजन का बेटा खाली बाल्टी लेकर वापस जा रहा है, उसे दूध नहीं मिल पा रहा है। और जब आज ये स्थिति है तो भविष्य में जब देश आजाद होगा तब वो स्थिति कैसी होगी, इसका भय लोगों के भीतर समा गया था। और हम महिला आंचल, जो रेणु का सर्व प्रमुख उपन्यास माना जाता है और उनकी पहली कृति है, तो उसमें हम देखते हैं कि उसका एक पात्र है सामंत हरगौरी। वो जाति का राजपूत है और वो कहता है ग्वाला होकर लीडरी। चाहे मामला रामविलास सिंह का हो या बालदेव का हो, कालीचरण का हो, उस समय तक ये निम्न वर्ग के लोग, तलछट के लोग क्या करेंगे ये दूसरे लोग तय करते थे। आजादी का मतलब है, आजादी का मतलब सिर्फ धनी या संपन्न हो जाना नहीं है। आजादी का मतलब है कि अपनी मर्जी का जीवन जीना, अपनी मर्जी के काम चुनना और जो इच्छा हो सो करना। अब तक तो ये नहीं हुआ था, अब होने की संभावना है। यही कारण है कि किसी की घरेलू नौकरी करने वाला बालदेव अब समाज में नेतागिरी करने लगा है। कालीचरण की माँ कल तक कुटाई पिसाई करती थी गांव में, अब उसका बेटा कालीचरण गांव का लीडर हो गया है। और लीडर ही ऐसा तैसा लीडर नहीं, वैसा लीडर कि अब मेरीगंज का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य उसकी मर्जी के बिना या उसके शामिल हुए बिना संपन्न नहीं हो रहा है। ये परिवर्तन देखने को आ रहा है। ये आजादी के आंदोलन का नतीजा है। गांधी जी ने जो तलछट के लोगों को जोड़ा था जन आंदोलन के रूप में, जन समर्थन बढ़ाने के रूप में, तो वहां हम देखते हैं कि तलछट के लोग आगे आ रहे हैं, अपने अधिकारों को पहचान रहे हैं, अपने अतीत से रूबरू हो रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं कि कल तक हमारा जीवन हमारा नहीं था, अगर देश आजाद होता है तो हमारा जीवन हमारा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चाहत पैदा हुई निम्न वर्ग के भीतर, ये तलछट के लोगों के भीतर। जैसा कि हम जानते हैं सन 1963 ईस्वी में फ्रांस के विचारक जियां देरिदा ने एक पुस्तक लिखी थी और उन्होंने एक साहित्यिक सिद्धांत दिया था, विसंरचनावाद का सिद्धांत। उस सिद्धांत के तहत उन्होंने ये प्रतिपादित किया था कि अब हमें यानी साहित्य में केंद्र की चिंता नहीं करनी है, परिधि की चिंता करनी है। परिधि, जिसको दूसरे शब्दों में तलछट हम कह सकते हैं। परिधि मतलब जो शक्ति केंद्र में शामिल नहीं है, शक्ति केंद्र से जो दूर है, ऐसे लोगों की चिंता साहित्य को करनी है। तो देरिदा ने भले ये 1963 ईस्वी में कहा, लेकिन 1935 ईस्वी में फ्रांस में जब प्रगतिशील लेखक संघ का आयोजन हुआ था, लेखक संघ की स्थापना हुई थी, तो उसके बाद पूरी दुनिया में प्रगतिशील लेखक संघ संगठन खड़ा करने की होड़ मची थी। 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रेमचंद के सभापतित्व में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो उस अधिवेशन में प्रेमचंद ने ये कहा था, ये इच्छा व्यक्त की थी कि अब हमारे साहित्य को भी देवताओं को, महापुरुषों को, चिड़ियों को या नायिकाओं के रूप सौंदर्य से बाहर निकलकर अब मेहनत का मजदूरों और जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित शोषित हैं, जो अन्याय के मारे हुए हैं, ऐसे लोगों की वकालत करनी चाहिए, ऐसे लोगों की हिमायत करनी चाहिए। और उस समय तक, बल्कि कहें तो अभी 4-5 दिन पहले हम सबों ने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी ने दलितों को भिखारी कहा। ये दलित होने का मतलब भिखारी हो जाना कब से हो गया, क्यों हो गया? ये ममता बनर्जी तय करेंगी कि दलित भिखारी है या वो भारत
भारतीय समाज का हिस्सा है या इस भारत में उसकी भी कोई हिस्सेदारी है, उसका भी कोई अधिकार बनता है। तो इस तरह की जो मानसिकता है, सामंती मानसिकता, उसका विरोध किया गया था। प्रेमचंद ने उसकी शुरुआत की थी और 1929 ईस्वी में जो उनका उपन्यास प्रकाशित हुआ था रंगभूमि, उसका नायक भी तो तलछट के ही लोग थे, सूरदास। और उसने पहली बार प्रतिरोध को खड़ा किया था। यद्यपि उसका स्वरूप कुछ अलग था और वो विजयी तो हुआ ही नहीं, उसको गोली लगी, वो मारा चला गया। लेकिन रेणु ने जिस प्रतिरोध की बात अपनी रचनाओं में की, वहां प्रतिरोध पूरी तरह विजयी हुआ है। और यही कारण है कि मैंने अपनी पुस्तक अलक्षित गौरव रेणु में एक अध्याय ही रखा है, जीतते हुए प्रतिरोध के रचनाकार रेणु। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि जिस प्रेमचंद ने 1929 ईस्वी में प्रतिरोध का स्वरूप खड़ा किया सूरदास के रूप में, वही 1936 के गोदान में प्रतिरोध का कोई स्वरूप खड़ा नहीं कर सके। होरी बिल्कुल पंचों के आगे नतसिर है, यद्यपि उसका नतसिर होना गलत था। पंच होरी पर अन्याय कर रहे थे। होरी के बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया था। अगर झुनिया का हाथ पकड़ा था तो झुनिया को पुत्रवधू के रूप में ससम्मान स्वीकार किया था होरी ने, और होरी की पत्नी ने उसे पुत्रवधू का पूरा सम्मान और प्यार दिया था। तो इस तरह से गोबर का कृत्य कहीं से भी दंडनीय नहीं था। उसकी तुलना में पंडित दाता दीन के बेटा माता दीन का कृत्य तो पूरी तरह दंडनीय था, लेकिन माता दीन को कोई दंड नहीं, दाता दीन को कोई दंड नहीं, और जो अपराध की कोटि में आता ही नहीं है, ऐसे होरी को दंड दिया जाता है और होरी मुंह तक नहीं खोलता है। तो 1929 के बाद ये 36 में होरी का इस प्रकार से नतसिर हो जाना, सरेंडर कर देना, ये बात बहुत अजीब सी लगती है। लेकिन चलिए जो भी हो, तो मैंने प्रेमचंद के संदर्भ में अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्रेमचंद प्रतिरोध की जरूरत के रचनाकार थे। प्रतिरोध का आह्वान हिंदी साहित्य में पहली बार निराला ने किया जब वो भिक्षुक कविता में कहते हैं कि अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, भिक्षु को जगाते हैं, प्रेरित करते हैं कि तुम उठ खड़े हो उसके विरोध जिसको तुमने अब तक अपना भाग्य विधाता समझ रखा है, या जिसके आगे तुम हाथ फैलाते हो यह समझते हुए कि वह तुम्हारा भाग्य बदल देगा। यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि उसी के कृत्य से, उसी के करने से तुम्हारी ये दुर्दशा है कि तुम भिक्षुक हो। तो इसलिए अब तुम उस भाव को छोड़ो, उस विचार को छोड़ो, अब तुम अभिमन्यु बनो, अन्याय और शोषण के विरुद्ध खड़े हो। इस तरह से निराला ने भिक्षुक का आह्वान किया था प्रतिरोध के लिए, उठ खड़े होने के लिए। भिक्षुक प्रतिरोध में खड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसके आगे नागार्जुन का क्रम आता है जिसका बलचनवा प्रतिरोध में उठ खड़ा हुआ। जीत उसकी भी नहीं हुई, जमींदारों के लठैत ने जाल में फंसाकर उसे पकड़ लिया और उसकी पूरी मरम्मत हुई, वो बेहोश हो गया, कथा वहीं समाप्त हो गई। लेकिन बलचनवा का महत्व उसकी विजय में नहीं है, बल्कि प्रतिरोध में उठ खड़े होने में उसका महत्व है। और प्रतिरोध की विजय तो आकर रेणु में होती है कि जब ये गांव में खबर फैलती है कि हरगौरी ने बालदेव को जूते से पीटा है, तो यादव टोली के लोग लाठी भाला और हंसेरी लेकर उमड़ पड़ते हैं बदला लेने के लिए। इतना ही नहीं, जब कालीचरण ने गांव में नाई धोबी मोची सब का संगठन बनाकर हड़ताल करवा दी, तो वही हरगौरी अब तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के आगे गिड़गिड़ाता है, काका इस बार इज्जत बचा लीजिए, आप क्या चाहते हैं कि मैं नाई धोबी के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाऊं? राजपूत टोली के लोगों को देखिए हजामत कितनी बढ़ी हुई है। राम कृपाल काका के गुहाल में गाय मरी पड़ी है, चमारों ने उठाने से इनकार कर दिया है। लेकिन तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का चरित्र सामंतों की श्रेणी में आने के बावजूद बहुत हद तक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक है। तो उन्होंने उसका उपाय इस रूप में निकाला कि एक पंचायत बुलाई और सभी को ससम्मान एक ही ऊंचे सफरे पर बैठाया।
ये वर्णन रेणु ने किया है। और रेणु का वर्णन है कि दो यादवों के बीच में बैठा है राजपूत, जिस बालदेव के दरवाजे पर बैठने पर आपत्ति थी हरगौरी को, जिस हरगौरी ने बालदेव को कहा था कि उठ जाओ दरवाजे पर से बेईमान कहीं का, आज उसी बालदेव के साथ साथ बैठने के लिए एक ही सफरे पर, एक ही आसन पर, ये बहुत बड़ी विजय थी, प्रतिरोध की जीत थी। और इस स्थिति में लाने में, हरगौरी को इस स्थिति तक झुकाने में प्रतिरोध की भूमिका थी। पूरी दुनिया से अगर अन्याय को मिटाना है तो प्रतिरोध केवल मेरीगंज के लिए जरूरी नहीं है, प्रतिरोध केवल भारत के लिए जरूरी नहीं है, प्रतिरोध अमेरिका के निग्रो लोगों के लिए और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। तो रेणु के पर्यवेक्षण की वैश्विकता को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और रेणु की एक कहानी आत्मसाक्षी बहुत प्रसिद्ध है, उस कहानी का नायक है गणपत। तो हम देखते हैं यह भी कि पार्टी चाहे कोई भी हो, सोशलिस्ट, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, कोई भी हो, उस पार्टी का झंडा कोई बड़ा आदमी नहीं ढोता है, उस झंडे को ढोने वाला कोई गणपत ही होता है, या गणपत का बेटा शोभित हो सकता है। एक कोई बड़ा आदमी झंडा नहीं ढोता है। तो निचले स्तर के जितने भी कार्य हैं सभी नीचे वर्ग के लोग, तलछट के लोग करते हैं, लेकिन उनको श्रेय कुछ भी नहीं दिया जाता है। यह स्थिति अस्वीकार्य है। एक मानवतावादी लेखक होने के नाते रेणु को यह स्वीकार्य नहीं था, और इसलिए उन्होंने तलछट के लोगों को एक तो प्रतिरोध में विजय दिलाई, और दूसरे उनको दृष्टि भी दी, और तीसरे उनके आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त किया। और इस तरह से जो उनको आज़ादी मिली, तो मैंने अपनी पुस्तक में एक अध्याय रखा है, मनुष्य की मुक्ति के रचनाकार रेणु। अब कालीचरण इस बात का मोहताज नहीं है कि वह क्या करेगा, और क्या करेगा उसकी अनुमति अब हरगौरी से लेने की बाध्यता अब नहीं है, बालदेव को भी बाध्यता नहीं है, प्रतिपरही कथा के लुत्तों को भी लेने की जरूरत नहीं है, बाल गोविंद मोची को भी नहीं, मलारी को भी नहीं, जयमंगल तांती को भी नहीं, किसी को अब किसी जमींदार, सामंत या शक्ति केंद्र में स्थापित लोगों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ये आज़ादी उन लोगों ने प्राप्त की। और यह जो दृष्टिकोण है, या लोगों का ऐसा मानना है कि तलछट के लोग भारभूत होते हैं, तो इस दृष्टि का विरोध भी रेणु ने किया है। जरा हम कल्पना करें कि अगर श्रम शक्ति न हो तो उद्योगों का क्या हो, अगर श्रम शक्ति न हो तो कृषि का क्या हो, श्रम शक्ति न हो तो किसी भी प्रकार के उत्पादन और निर्माण का क्या हो। भारत की स्थिति, भारत की सच्चाई तो यही है कि श्रम शक्ति जो भी है वह तलछट के लोगों के पास है, नीची जातियों के पास है। इस तरह इनके आर्थिक महत्व को हम कतई नकार नहीं सकते हैं। और एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हर किसी को यह अधिकार है, यह अधिकार होना चाहिए, अगर उसमें प्रतिभा है, अगर उसमें क्षमता है, तो वह बड़ी भूमिकाओं को भी प्राप्त करे। और रेणु ने निम्न वर्ग को जगाने के लिए, तलछट के लोगों को दृष्टि देने के लिए बहुत कुछ लिखा है, बहुत जगहों में उन्होंने इशारों में बात की है। रेणु की कला का ये चमत्कार है कि वो बड़ी बड़ी बातें छोटे में कहते हैं, सूत्र रूप में कह देते हैं, या किसी मुहावरे के रूप में कह देते हैं। विद्वानों ने, चाहे नामवर सिंह हो, रामविलास शर्मा हो, आचार्य डॉक्टर नगेंद्र हो, नंद दुलारे वाजपेयी हो, या जो भी प्रथम श्रेणी के समीक्षक हुए साहित्य के भारत में, किसी ने भी रेणु के महत्व को रेखांकित नहीं किया कि रेणु कितनी बड़ी बड़ी बातें और जरूरी बातें कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में। राष्ट्र निर्माण में तलछट के लोगों की बड़ी भूमिका है। जरा हम फिर से मैला आंचल की ओर लौटें। जब हैजा फैलने की बात
हुई या हैजा फैलने लगा गांव में, तो गांव में बचाने में किसकी भूमिका थी? कालीचरण जबरदस्ती हाट में लोगों को पकड़ता था, मंगला देवी रुई से स्पिरिट मलती थी वहां पर, और डॉक्टर प्रशांत तड़ातड़ सुई लगाते जाते थे। इस तरह उस हाट में जितने लोगों को पकड़ा, जितने लोगों को सुई लगाई गई, उतने लोगों की या उस टोले के लोगों में बहुत ही कम कैजुअलिटी हुई, बहुत कम लोग मरे। ये राष्ट्र निर्माण या नागरिकों की जान बचाने का काम तो तलछट के कालीचरण ने किया था, किसी हरगौरी ने या किसी तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ने नहीं किया था। तो बालदेव की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है देश और समाज को बदलने में, क्योंकि बालदेव का घर चंदन पट्टी में है, लेकिन वो कहता है तिवारी जी को या गांगुली जी को कि गांगुली जी आप तो मेरे गुरु के समान है, आपकी बात हम नहीं काट सकते हैं, लेकिन हम उस गांव में सेवा करेंगे जिस गांव की तरक्की नहीं हुई है। चंदन पट्टी की तरक्की हो चुकी है, अब वहाँ लाइब्रेरी है, स्कूल है, लड़की स्कूल है, खादी सेंटर है, क्या क्या नहीं है। मेरीगंज में कुछ नहीं है, तो हम यहीं सेवा करेंगे। और उसके प्रयास से यहाँ एक मलेरिया सेंटर की भी स्थापना हुई है। मलेरिया सेंटर की स्थापना में पूरी तरह तलछट के लोगों की भूमिका है, नेतृत्व बालदेव का है, प्रमुख कार्यकर्ता कालीचरण है, और उस गांव के जितने भी मजदूर हैं सभी आधी मजदूरी पर काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल का मकान बना रहे हैं, फूस का ही सही ये बना रहे हैं। तो तलछट के लोगों की भूमिका है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पास इतनी संपत्ति थी, वो अपने पैसे से मजदूरी देकर अस्पताल खड़ा कर सकते थे, हरगौरी ये काम कर सकता था, या उस गांव में जो कबीरपंथी मठ है जिसके पास 900 बीघे की जोतदारी है, वह मठ भी ये काम कर सकता था, लेकिन किसी ने ये नहीं किया। तो मेरीगंज में जो अस्पताल स्थापित है मलेरिया सेंटर के रूप में, उसके निर्माण में तो तलछट के लोगों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो तलछट के लोगों के महत्व को हम किसी भी तरह से कम नहीं कर सकते और कम नहीं आंक सकते। रेनू ने या रेनू पर कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि रेनू ने बलचनवा जैसा कोई जीवंत पात्र नहीं रचा। इस आरोप से मैं बहुत आहत होता हूँ कि लोगों ने कालीचरण के व्यक्तित्व और चरित्र को नहीं देखा, बालदेव के व्यक्तित्व और चरित्र को नहीं देखा, और सबसे बढ़कर लुत्तो के व्यक्तित्व और चरित्र को नहीं देखा। लुत्तो अब सरेआम शिवेंद्र मिश्र के बेटे, जो उस इलाके का नामी सामंत है, जिसने कितने मेले लुटवाए, कितनी जालसाजियां की, कितनों की संपत्ति हड़पी और इस तरह से शक्ति और संपत्ति अर्जित की शिवेंद्र मिश्र ने, उसके बेटे को कहता हड़काया हुआ कुत्ता। यद्यपि कि कालीचरण लुत्तो का जो ये व्यवहार है, इसको मैं भी पसंद नहीं करता, रेनू भी पसंद नहीं करते, लेकिन इससे एक बात तो जरूर सिद्ध होती है कि उसे अब इतनी आज़ादी प्राप्त है कि वो चाहे जिसको जो कहना चाहे कह सकता है, कह लेता है। कल तक ये संभव नहीं था। और लोकतांत्रिक भारत में जब चुनाव की बात आती है, चुनाव की पद्धति को स्वीकार किया है भारत ने, तो वोट की शक्ति क्या होती है, इससे तलछट के लोगों को परिचित कराने में लुत्तो की बड़ी भूमिका है। और लुत्तो के प्रयास से तलछट का एक सदस्य रोशन बिस्वा के रूप में मुखिया चुना जाता है, जबकि लुत्तो की मंडली में बैठने वाला ब्राह्मण गरुद्धु झा कहता है कि लुत्तो बाबू, मुखियागिरी तो बबुआन टोली के ही कोई लोग करेंगे। यानी खाता वो लुत्तो का है। वो कहता है कि लुत्तो बाबू, मेरे गिलास में आध पाव दूध ज़्यादा डलवाना, एक बूंद भी दूध कम होने से, चाय पीने से मेरा माइंड तुरंत चकराने लगता है। ये लुत्तो की जो भैंस लगती है, उसके दूध को खाने का कितना अच्छा नायाब तरीका
गरुड़ ध्वज झा ने निकाला है, तो गरुड़ ध्वज झा लुप्तों के अहंग को सहलाता रहता है और उससे उसको लूट कर खाता रहता है, लेकिन उसके भीतर का सामंत मरा नहीं है, जातीय श्रेष्ठता का दंभ उसका मिटा नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मुखियागिरी तो बबवान टोली के कोई लोग ही करेंगे, लेकिन लुप्तों ने उसे दिखा दिया कि वोट की ताकत क्या होती है, और उसने रोशन विश्वास को, अपने पक्ष के व्यक्ति को मुखिया बनाकर दिखा दिया। तो लुप्तों के व्यक्तित्व और चरित्र में कुछ कमियां अवश्य हैं, लेकिन कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि जब किसी को आज़ादी मिलती है वर्षों या सदियों के बाद, तब बाकी चीज़ें गौण हो जाती है। आज़ादी का प्रदर्शन वह हर मौके बेमौके करना चाहता है, इससे उसके अहम की तुष्टि होती है। इसीलिए बेमौके भी वह शिवेंद्र मिश्र के बेटे जितेंद्र मिश्र को गाली देता रहता है, इससे वो अपनी स्वतंत्रता सिद्ध करता है। बाकी उससे कोई बात सिद्ध नहीं होती है। जितेंद्र मिश्र का भी कुछ बिगड़ता नहीं है और इसको भी कोई उपलब्धि हासिल नहीं होती है, लेकिन सिर्फ इसके अहम की तुष्टि होती है कि आज मैं इतना ताकतवर या इतना स्वतंत्र हूँ कि शिवेंद्र मिश्र के बेटे, जिस शिवेंद्र मिश्र ने मेरे पिता को दागा था, उसके बेटे जितेंद्र को मैं आज गाली दे सकता हूँ। इस स्वतंत्रता का एहसास वो समय समय पर कराता रहता है। तो रेणु ने दो प्रकार के तलछट के लोगों को दो प्रकार से चित्रित किया। एक तो कुछ ऐसे पात्र हैं जो बहुत जीवंत हैं, जिनके पास दृष्टि है, कालीचरण, लुत्तो, जयमंगल तांती या बालदेव, ऐसे लोग उसी संवर्ग में आते हैं। लेकिन रेणु का पर्यवेक्षण यह भी कहता है कि समाज के निम्न वर्ग में या तलछट के लोगों में पूरी जागृति अभी नहीं आई है। इस तलछट का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसमें जागृति आना बाकी है। वो अपने अधिकारों को नहीं पहचानता है। अधिकारों को नहीं पहचानने वाले वर्ग की कहानी है तीसरी कसम। लोगों ने, समीक्षकों ने सतही तौर पर पढ़ा और तीसरी कसम को एक प्रेम कहानी घोषित कर दिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि रेणु जैसा सामाजिकता के प्रति प्रतिबद्ध, राष्ट्रीयता के प्रति प्रतिबद्ध एक रचनाकार एक निरुद्देश्य प्रेम कहानी लिखे। ये संभव नहीं था। रेणु ऐसा नहीं कर सकते थे और उन्होंने किया भी नहीं है। ये समीक्षकों का दोष है कि वो तीसरी कसम को ठीक से समझ नहीं सके। तीसरी कसम का जो नायक है हीरामन, उसे यह बोध ही नहीं है कि उसका किस बात पर अधिकार है और किस बात पर नहीं है। वह कमाता है, किसको ले जाकर देता है? भाभी को। भाभी किसी का मालिक नहीं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति कमाता है अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, लेकिन ये कमा रहा है दूसरे के लिए। और जो दूसरा है वो बैठकर चैन की बंसी बजा रहा है, उसे ये चिंता नहीं है कि हीरामन की शादी नहीं हुई है तो इसकी शादी करवावे। तो हीरामन के अधिकार के प्रति भाभी की कोई दिलचस्पी नहीं है और उसकी कमाई वो बैठकर मजे में उड़ा रही है। लेकिन जब हीराबाई की बात आती है तो प्रकृति की व्यवस्था है किसी स्त्री पर पुरुष के अधिकार का और किसी पुरुष पर स्त्री के अधिकार का, कि उनके बीच अगर रागात्मक संबंध है और दोनों ओर से उसकी स्वीकृति है, तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री पर उस पुरुष का अधिकार बनता है। हीरामन और हीराबाई के बीच में जो रागात्मक संबंध स्थापित है, उसकी स्वीकृति दोनों ओर से है, जो उनके कथनों से नहीं बल्कि उनके व्यवहारों से जगह जगह परिलक्षित होता है। लेकिन हीराबाई पर हीरामन अपना कोई दावा कभी नहीं करता है। अब हीराबाई किस आधार पर रुक जाए हीरामन के पास? तो इस कहानी की समीक्षा करते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए मैंने निम्न वर्ग के चरित्र के संबंध में कुछ सैद्धांतिक बातें कही हैं कि किसी भी जागृत वर्ग में ये तीन बातें पाई जाती हैं। उसको अधिकार की चेतना होती है, वह अधिकार की मांग करता है और वह अधिकार
अगर नहीं मिल रहा है तो उसे प्राप्त करने के लिए वह संघर्ष करता है। हीरामन में इन तीनों ही बातों का अभाव है। उसे अधिकार की चेतना नहीं है, वह अपने अधिकार की मांग भी नहीं करता है। हीराबाई को भी नहीं कहता है कि तुम पर मेरा अधिकार है, तुम मेरे घर चलो, या मैं सब कुछ त्याग कर तुम्हारे साथ चलता हूं, ऐसा कुछ नहीं कहा। और भाभी जो उसके अधिकार का हनन कर रही है, उसकी कमाई खा रही है, तो उस भाभी से भी वो कोई संघर्ष नहीं करता है, उससे मांग नहीं करता है कि आखिर मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, आप लोग मेरी शादी क्यों नहीं करवाते हैं, और ये आपने प्रण क्यों कर रखा है कि कुंवारी कन्या से, कुमारी लड़की से ही तुम्हारी शादी करवाएंगे। 40 साल के पुरुष से कौन अपनी 12 साल की बेटी का विवाह उन दिनों करता जब बाल विवाह का प्रचलन था। तो इस तरह से उस कहानी की समीक्षा करते हुए मैंने ये दर्शाया है कि तीसरी कसम निम्न वर्ग के वर्ग चरित्र की कहानी है, उस वर्ग के वर्ग चरित्र की जिसमें जागृति नहीं आई है। उसका नायक है, उसका प्रतिनिधित्व करता है हीरामन, उसमें किसी प्रकार की जागृति नहीं है, अधिकार का बोध नहीं है, और अधिकार की प्राप्ति के लिए उसमें संघर्ष का सर्वथा अभाव है। तीसरी कसम कहानी के द्वारा रेणु ने तलछट के लोगों को यह दृष्टि दी, यह समझाने का प्रयास किया कि तुम्हें हीरामन की तरह उल्टी कसम नहीं खानी है कि आगे से मैं अपनी बैलगाड़ी पर कंपनी की किसी औरत को नहीं बैठाऊंगा। यह हीराबाई नहीं, कोई दूसरी हीराबाई भी मिल जा सकती थी, लेकिन जब हीरामन ने कसम खा ली कि मैं अपनी बैलगाड़ी पर नहीं बैठाऊंगा, तो इसकी संभावना समाप्त हो गई कि उसे कोई औरत आगे मिलने वाली नहीं है। तो रेणु कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की उल्टी कसम खाने से निम्न वर्ग का, तलछट के लोगों का कल्याण नहीं होगा। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि रेणु इशारों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उसी तीसरी कसम कहानी का एक पात्र है, बहुत छोटा मामूली सा पात्र, सामान्यतः लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। वह है लहसनवा। वह एक गाड़ीवान का पेटी गाड़ीवान है, वह छोटा मोटा नौकर है जो बैलों की सेवा करता है और गाड़ीवान को कुछ सहयोग करता है। तो वह लहसनवा नौटंकी कंपनी में शामिल हो गया है, जिस कंपनी में हीराबाई काम करती थी। एक दिन वह हीरामन से कहता है, हीरामन मालिक, बड़े मौज में हूँ, लो यह सुओ गमछा। जिस कठौते में हीराबाई अपनी साड़ी धोती है, उसी में मैं अपनी गमछी डुबोकर छोड़ देता हूँ, महमह करती है गमछी। रेणु क्या कहना चाहते हैं? रेणु कहना चाहते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति को स्वाद का पता न हो कि जीवन में ऐसा भी स्वाद होता है, वह उस स्वाद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील या सक्रिय कैसे हो सकता है। लेकिन क्या लहसनवा के पास इतने संसाधन हैं कि उस स्वाद को, वह उस स्वाद से परिचय प्राप्त कर सके, उस स्वाद को वो उपलब्ध कर सके, उससे परिचित हो सके? नहीं हो सकता है, इतने संसाधन नहीं है। नागार्जुन के बलचनवा उपन्यास में भी हम देखते हैं कि उसका नायक बलचनवा कहता है, अपनी आत्मकथा वो खुद से कह रहा है, तो वो कहता है कि जीवन में जो कुछ भी अच्छा खाया, मालिक लोगों का जूठन ही खाया। कनकजीर चावल का भात, अरहर की घी बघारी हुई दाल, परवल की तरकारी, चटनी, अचार, दही, पापड़, इतने सारे भोज्य पदार्थ बलचनवा को कहाँ मिल सकते थे। तो रेणु कहना चाहते हैं कि तुम्हें स्वाद से परिचित अगर होना है तो तुम ये मत देखो कि वो जूठन है या हीराबाई की साड़ी का धोवन है। पहले तुम स्वाद से परिचय प्राप्त करो, चाहे जहाँ से हो, चाहे जिस विधि से हो, उच्छिष्ट रूप में या अनुच्छिष्ट रूप में, तुम स्वाद से परिचित हो और उस स्वाद को खुद से प्राप्त करने का प्रयास करो। हम गौर करें कि जो हीरामन बैलगाड़ी चला रहा है, उसकी आमदनी कितनी हो सकती है। बैलगाड़ी अपनी संभावना की शुरुआत और अपनी संभावना का अंत दोनों है। बैलगाड़ी चलाते हुए बैलगाड़ी से
कोई इतनी आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता कि वह ट्रक या बस या जीप कार का मालिक हो सके, लेकिन वह पात्र जो लहसनवा है वह उस नौटंकी कंपनी में जब शामिल हुआ है, आज वह भले हीराबाई की साड़ी धोता है, कल वह कंपनी की डोरी खींचेगा, पर्दे की डोरी खींचेगा, उसके अगले दिन हो सकता है वह जी हुजूर का पाठ करे, फिर उसके आगे अगर वो अपने को विकसित कर सकेगा, उसके भीतर प्रतिभा होगी, तो किसी दिन वह नाटक का नायक हो जा सकता है, उससे भी ज़्यादा विकसित होगा तो अपनी कंपनी खड़ी कर सकता है। तो रेणु इशारों में कहते हैं तलछट के लोगों को कि संभावनाशील उपक्रम से जुड़ो, संभावनाशील उपक्रम से जुड़ो, और ऐसे उपक्रम से दूर हो जिस उपक्रम की संभावना सीमित हो या जिसमें विकास की कोई गुंजाइश नहीं हो। तो रेणु लहसनवा के नाटक कंपनी में भर्ती होने से बहुत खुश है, और उनकी खुशी लहसनवा के शब्दों में व्यक्त हो रही है कि हीरामन मालिक बड़े मौज में हो। और वही स्थिति नागार्जुन के बलचनवा में भी है कि जिस स्वाद को उपलब्ध किया है बलचनवा ने, उसी स्वाद को उपलब्ध करने के लिए तो अब वह जमींदारों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है कि उसको कुछ अपनी जमीन हो जाए, कायमी जमीन हो जाए। जैसा कि लालपान की बेगम में हम देखते हैं कि बिरजू के बाप ने लाठी कड़ी की, यानी जमींदारों के विरुद्ध वो कड़ाई से मजबूती से खड़ा रहा सर्वे के समय, तो उसे 2-4 एकड़ जमीन हासिल हो गई है, नगदी हो गई जमीन, अब उसमें संपन्नता आ गई है। इसलिए उसकी पत्नी के भीतर यह कामना जगी है कि बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जाऊंगी। नाच देखना उसका उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य है अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करना। उसके पास बैल है, गाड़ी नहीं है, लेकिन उसका पति अपनी पत्नी की कीमत को जानता है कि अगर यह पत्नी नहीं होती, अगर यह रोज मुझे मांझा नहीं देती, तो मैं इतनी मजबूती से जमींदार के विरुद्ध खड़ा नहीं हो पाता सर्वे में, और ये जमीन हासिल नहीं होती। ये जमीन हासिल हुई है, उसके पीछे बिरजू की माँ की बड़ी भूमिका है। उस पत्नी की भूमिका को महत्व देने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए वह एड़ी चोटी का जोर लगाकर बैलगाड़ी मंगनी करता है, गाड़ी किसी की, बैल अपना, और तब वो अपनी पत्नी को बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाता है। वह रास्ते में ही सो जाती है। नाच देखने का उसे भीतर से कोई शौक नहीं है, लेकिन बैलगाड़ी पर चढ़कर जा रही है, उसने अपनी संपन्नता का प्रदर्शन कर लिया है। अब उसकी आत्मा तृप्त हो चुकी है, अब उसके आत्मा में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं बची, इसलिए बड़ी निश्चिंतता से वो बैलगाड़ी पर ही सो जाती है। तो रेणु छोटी छोटी बातों के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और तलछट के लोगों को उन्होंने बहुत महत्व और सम्मान के साथ चित्रित किया अपनी रचनाओं में। 1920-25 ईस्वी के आसपास सरदार पूर्ण सिंह ने एक निबंध लिखा जो हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हुआ, मजदूरी और प्रेम। तो मजदूर जब श्रम करता है तो हम रुपये के रूप में उसकी मजदूरी चुका देते हैं, और हम ये समझ लेते हैं कि हमने उसकी पूरी मजदूरी चुका दी, अब उसका कुछ भी अंश हमारे ऊपर कर्ज के रूप में नहीं रहा। सरदार पूर्ण सिंह इस बात का खंडन करते हैं, इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि मजदूरी का भुगतान सिर्फ कृतज्ञता से और सम्मान भाव से किया जा सकता है। पैसे से पैसा चुकाकर उससे हम पूरी तरह उरीन नहीं हो सकते हैं। कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण में छोटे लोगों की, तलछट के लोगों की भूमिका होती है, क्योंकि श्रम शक्ति उसी के पास है। इसलिए ऐसे लोगों के प्रति हमारे भीतर सम्मान का भाव होना चाहिए, ये रेणु प्रतिपादित करते हैं। परती परिकथा में हम देखते हैं कि पूरे इलाके में जला भाव है। ये बहुत पुरानी बात है। रेणु ने परती परिकथा में परती से संबंधित कई कहानियां कही हैं। उनमें से एक दंता राक्षस की भी कहानी है कि उसने उस इलाके में 5 कुंड खोदे,
5 कुंड खोदना इसलिए संभव हुआ कि दंता के पास शरीर बल था, यानी उसके जो शागिर्द लोग थे, राक्षस लोग, उन लोगों के बल से उसने 5-5 कुंड खोद डाले और उस इलाके का जलाभाव दूर हुआ, जल के अभाव की समस्या दूर हुई। लेकिन प्राणपुर के लोगों की जो आदत है, कृतज्ञता की आदत, उस कृतज्ञता के कारण सुंदरी नायिका के भाई ने सुंदरी का विवाह किसी दूसरे से करना चाहा, उसने छल से दंताराकस को मरवा दिया। दंताराकस ने इस इलाके का उपकार किया था, उसके उपकार को मान्यता देनी चाहिए थी, उसका सम्मान किया जाना चाहिए था। उल्टे उससे काम भी लिया और उसकी हत्या भी करवा दी षड्यंत्र पूर्वक। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तलछट के लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए और तलछट के लोग किसी भी समाज के भारभूत नहीं होते हैं, उनके अभाव में हमारा काम नहीं चल सकता। तुलसीदास ने भले कह दिया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसमें कुछ संशोधन करके उनको कहना चाहिए कि ये तारण के अधिकारी हैं, ये उद्धार करने वाले हैं, समाज और राष्ट्र का उद्धार करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शूद्रों की देन है। जिस वस्त्र पर हम गुमान करते हैं वो उसकी टेक्नोलॉजी गृहसमद नाम के एक शूद्र ने दी थी, जो वैदिक ऋषि भी था, लेकिन वो जाति का शूद्र था। तो शूद्रों के प्रतिपादनों से, शूद्रों की देन से हम लाभान्वित होते हैं, लेकिन लांछित भी हम उन्हें ही करते हैं। कि ये स्थिति बदलनी चाहिए और इसके लिए भी रेणु ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं अपनी रचनाओं में। कि आप देखेंगे कि परती परिकथा में उन्होंने भीमल मामा के मुँह से एक बात कहलवाई है। भीमल मामा एक यूनिवर्सल मामा है, हर किसी के मामा है, और वो समय समय पर बहुत पते की बात करते हैं। तो भीमल मामा कहते हैं तांत्रिक का बेटा गणतांत्रिक। ये तांत्रिक कौन है? तो उसका इशारा शिवेंद्र मिश्र की ओर है। शिवेंद्र मिश्र केवल पूजा पाठ वाला या वाममार्गी तांत्रिक ही नहीं है, बल्कि समाज को नियंत्रित करने, समाज को आतंकित करके अपने वश में रखने के भी कई सारे तंत्र उसके पास हैं। उसके पास मुंशी जलधारी लाल जैसा कलमची है, उसके पास राम पखारन सिंह जैसा लठेत है, और उसके पास उसकी अपनी भी नकल करने की जो काबिलियत है वह है। उसके माध्यम से उसने इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी की है। तो तांत्रिक वह है, केवल वाममार्गी पूजा का तांत्रिक वो नहीं है, वो सामंत है। तो रेणु की इच्छा है कि भारत का कल्याण इसी बात से हो जाएगा कि अगर सामंत लोग अपनी सामंती मानसिकता छोड़ दें, गणतंत्र को अगर स्वीकार कर लें, तो ये गणतंत्र भारत की सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। और इस गणतांत्रिकता का प्रदर्शन उन्होंने जितेंद्र मिश्र के रूप में, उसके प्रतिनिधि, गणतांत्रिकता के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने जितेंद्र मिश्र को प्रस्तुत किया। जितेंद्र मिश्र ने जब पंचतंत्र नाटक का आयोजन किया तो उसमें कोस्का महारानी की भूमिका किसको दी गई? मलारी को, ये ताजमनी को, जो तलछट की महिला है। उसमें दुलारी दाई की भूमिका किसको दी गई? मलारी को, जो जात की चमारिन है, तलछट की महिला है। ये क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि प्रतिभा चाहे जिसके भी अंदर हो, चाहे वो मलारी हो, ताजमनी हो, चमारिन हो कि नट्टिन हो कि और कुछ हो, अगर उसके भीतर प्रतिभा है, अगर उसके भीतर योग्यता है, तो उस योग्यता का सम्मान किया जाना चाहिए। जातिगत आधार पर उसकी योग्यता का न तो निरादर करना चाहिए, न उसको अस्वीकृत किया जाना चाहिए, उसको खारिज किया जाना चाहिए। इसलिए उस पंचचक्र नाटक की प्रमुख भूमिकाएं उन्होंने तलछट की महिलाओं को दी, क्योंकि मलारी ने अपनी योग्यता प्रदर्शित की
कर चुकी है बार बार। वो श्यामा चकेवा के प्रसंग में, श्यामा संकीर्तन के प्रसंग में ताजमनी अपनी प्रतिभा सिद्ध कर चुकी है। और उसी पंचचक्र नाटक में एक दूसरी युवती भी है जिसका नाम है लीला। तो लीला के चेहरे पर, चूंकि वो शहर में रहती है, जीन्स पैंट पहनती है, उस जमाने में साइकिल पर चढ़ती है, तो उसके चेहरे पर फीमेल विलेज ग्रेस जरा भी नहीं है। तो वो दुलारी दाई की भूमिका हो कि कोसका मैया की भूमिका हो, उसके लिए वो फिट नहीं हो सकती है। वो डॉक्टरनी के लिए फिट हो सकती है, लेडी डॉक्टरनी के लिए। इसलिए जितेंद्र मिश्र ने उसको लेडी डॉक्टरनी की भूमिका दी। तो भूमिकाओं का जहाँ इस तरह से बंटवारा होता है कि योग्यता और प्रतिभा और उसका प्रतिफलन अगर सर्वोत्तम रूप से निदर्शित होता है तो वहाँ गणतंत्र अपने को सफल मान सकता है। इस गणतंत्र को रेणु ने भारत की सभी समस्याओं का निदान माना था। इसे हम इस रेणु के इस मत का महत्व इस रूप में हम समझ सकते हैं कि रूस में परिवर्तन लाने के लिए खूनी क्रांति हुई, चीन में परिवर्तन लाने के लिए खूनी क्रांति हुई, लेकिन भारत में खूनी क्रांति नहीं हुई। रेणु नहीं चाहते थे कि समाज शोषित और शोषक जैसे दो वर्गों में बढ़ जाए और दोनों ड्रैगन ड्रॉन हो जाएं, एक दूसरे के विरुद्ध हाथ में तलवार खींच कर खड़े हो जाएं। ऐसा रेणु नहीं चाहते थे। और रेणु का ऐसा सोचना बहुत हद तक अच्छा भी था कि देश जब आज़ाद हुआ, इसे जब गणतंत्र घोषित कर दिया गया, तो हर व्यक्ति का यह दायित्व हो जाता है कि वह प्रतिभा और योग्यता का सम्मान करे। लेकिन रेणु को निराशा तब होती है जब हम देखते हैं कि पंचलैट कहानी में फुटंगी झा कहता है कि महतो ये लालटेन कितने में खरीद हुआ। अब भाई तुम देख रहे हो कि उसने पंचलाइट खरीदा है, पेट्रोमैक्स खरीदा है, तो तुम उसको लालटेन क्यों कह रहे हो? पेट्रोमैक्स को पेट्रोमैक्स कहने में क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, वह दलितों, पिछड़ों या तलछट के लोगों की प्रतिभा को, उसकी योग्यताओं का अवमूल्यन करना चाहता है। इसलिए महतो तुरंत प्रतिक्रिया देता है कि बाभन लोग ऐसे ही हर बात में ताव करते हैं, अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और हमारे पंचलाइट को लालटेन कहते हैं। भाई तुम्हारे पास अगर ढिबरी है तो अपनी ढिबरी को ढिबरी कहो, अगर तुम्हारे पास सचमुच में बिजली का बल्ब है तो कहो ना, उसमें दिक्कत क्या है, कहो। और उसी तरह अगर तलछट के लोगों के पास पेट्रोमैक्स है तो तुम उसको लालटेन क्यों कहते हो? पेट्रोमैक्स कहने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है मानसिकता की। और जब तक इस प्रकार की मानसिकता रहेगी भारत में, तब तक भारत का राष्ट्रीय भावात्मक एकीकरण नहीं हो सकता है। रेणु ने इन सारी बातों का संज्ञान लिया है और रेणु ने इन सारी बातों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। रेणु तलछट के लोगों को जगाते भी हैं, लेकिन उसे उस्काते या भड़काते नहीं हैं। सामंतों के खिलाफ खूनी संघर्ष नहीं फैलाना चाहते हैं जिस तरह की खूनी क्रांति रूस में या चीन में हुई। वे चाहते हैं कि ये स्वतः स्वभावतः धीरे धीरे ही सही लोग सामंती मानसिकता को त्यागें, गणतंत्र को स्वीकार करते चलें। ये भारत एक महान राष्ट्र हो सकता है। और रेणु का ऐसा सोचना बहुत ही वाजिब था। रेणु अपनी रचनाओं में समाज को तलछट के लोग और बड़े लोगों के ये दो स्पष्ट रूप से विभाजित वर्ग के रूप में नहीं देखते हैं। हर वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग में घुसा हुआ है, यानी एक संश्लिष्ट संबंध बना हुआ है, जिसको बहुलवादी संस्कृति कहते हैं, बहुलतावादी संस्कृति कहते हैं, बहुलतावादी स्थिति कहते हैं, वो है। इसीलिए जितेंद्र मिश्र ने परती पर जो बगीचा लगाया है, उससे हम इस बात को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसमें तरह तरह के पौधे लगाए गए हैं। ये तरह तरह के पौधे, तरह तरह की विचारधारा, तरह तरह के खान पान, तरह तरह की जीवन शैली, तरह तरह के धार्मिक सांस्कृतिक विविधता
वेशभूषा, रहन सहन सबको लेकर है। और वहीं उन्होंने कुछ सेमल के पेड़ भी लगाए हैं। सेमल सामंतवाद का प्रतीक है। सेमल सामंतवाद का प्रतीक है। तो जब ये गणतंत्र आ रहा है इस भारत में, तो फिर ये सेमल का वृक्ष लगाने की जरूरत क्या थी? या उसके माध्यम से रेणु क्या कहना चाहते हैं? रेणु कहना चाहते हैं कि सामंतवाद हमारा अतीत था, तो अतीत के ऐतिहासिक उल्लेख के रूप में जितेंद्र मिश्र ने सेमल के कुछ नए पेड़ भी रोपे हैं, लेकिन उनकी वास्तविक मंशा उस पूरे वैविध्य को सम्मान देने की है। इसलिए वहाँ बहुत प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। रेणु से एक छोटे भाई थे महेंद्र, वो वास्तव में भाई थे रेणु के। तो उनका उल्लेख किया है कि भैया महेंद्र, तुम्हारी कल्पना साकार हुई, सिमराहा की सपाट धरती पर हजारों पौधे लग गए हैं। ये विभिन्न प्रकार के विचारों के पौधे हैं। भारत का बहुलवादी स्वरूप ये रेणु को अत्यंत प्रिय है। इस प्रियता का प्रदर्शन उस बगीचे के रूप में हो रहा है। और रेणु ने शिवेंद्र मिश्र को गणतंत्र के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। कुछ समीक्षकों ने इस बात पर भी आपत्ति की कि एक ब्राह्मण की इतनी प्रशंसा रेणु कैसे कर सकते थे। ऐसे समीक्षक, ऐसे आलोचक भी यहाँ इस रूप में चूक गए कि रेणु यह कहते हैं कि तांत्रिक का बेटा गणतांत्रिक। तलछट के लोग तो गणतांत्रिक हैं ही, वो सामंत कैसे हो सकते हैं? उनके पास जब शक्ति का कोई साधन नहीं है तो वो सामंत तो हो ही नहीं सकते हैं। सामंत के पास शक्ति है, शिवेंद्र मिश्र के पास शक्ति है। तो जिनके पास शक्ति है, ऐसे लोग जो सामंत हैं, उनके बाल बच्चे, उनकी अगली पीढ़ी यदि गणतांत्रिक हो जाए तो फिर भारत का कल्याण हो, भारत का नवनिर्माण हो। इस रूप में उन्होंने उस ब्राह्मण को नायक बनाया गणतंत्र का, जिसको बदलना है। वो अगर बदले तभी भारत की समस्या का समाधान होगा। इस रूप में जितेंद्र मिश्र का महत्व है, या उसको नायक बनाया जाना, गणतंत्र का नायक, इस रूप में वो जस्टिफाइड है। यह नहीं कि जातिगत आधार पर उसको खारिज कर दिया जाए कि वो ब्राह्मण है तो उसे इतना महत्व क्यों दिया गया। बल्कि रेणु की इच्छा है कि जो सामंती वर्ग के लोग हैं, जो सामंतवादी मानसिकता की जाति से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोगों का परिवर्तन होना चाहिए। ऐसे लोगों के भीतर गणतंत्र का विकास होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तलछट को लेकर रेणु ने अपनी रचनाओं में बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं। और वो ऐसी बातें हैं जो केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व में कहीं भी गणतंत्र का अगर अभाव है, कहीं भी सामंतवाद है, कहीं भी शक्ति के द्वारा कमजोरों का शोषण है, या उनकी जीवन स्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास है, वहाँ तक रेणु की अपील है। रेणु वैश्विक रचनाकार ऐसे ही नहीं है। तो इतने सारी बातों को होते हुए रेणु को आंचलिक कथाकार मानना, कहना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और देरिदा ने जो कहा था कि परिधि के लोगों की हमें चिंता करनी है, केंद्र के लोगों की नहीं, तो रेणु की जो कला है, रेणु की जो भाषा है, भाषा के संदर्भ में भी ये बात उतनी ही सच है कि रेणु की रचनाओं की जो भाषा है वो परिधि के लोगों की भाषा है, केंद्र में बैठे लोगों की भाषा नहीं है। केंद्र में बैठे लोगों की भाषा तो तुलसीदास की भाषा है रामचरितमानस में, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज हम कहते हैं। वो क्लासिकल लैंग्वेज वो सामंतवाद की भाषा है। गणतंत्र की भाषा तो ऐसे ही होती है जैसी भाषा रेणु ने रखी है कि उसके जितने भी पात्र हैं उन सबके अपने भाषिक न्यादर्श हैं, उन सबके अपने भाषिक मानदंड हैं, और सबकी अपनी अपनी भाषा है। भाषा के ऐसे स्वरूप को हम लेखकीय भाषा और पात्र की भाषा के रूप में बांट कर देखते हैं। बांट कर देखना चाहिए। पात्रों की भाषा लेखक की भाषा से भिन्न होती है, लेखक की भाषा पात्रों की भाषा से भिन्न होती है। रेणु के जितने भी पात्र हैं
सबकी भाषा का अपना एक टोन है, उसकी अपनी एक लय है, उसके बोलने का एक अपना खास लहजा है जिससे उसकी पहचान बनती है। तो भाषिक परिधि की भी बात हम देखते हैं और हम यह भी देखते हैं कि कला की दृष्टि से चाहे चरित्र चित्रण की बात हो या किसी तथ्य को प्रस्तुत करने की बात हो, तो रेणु ने सर्वत्र क्लासिकलिटी को आरोपित नहीं होने दिया। जहाँ क्लासिकल लैंग्वेज की ज़रूरत है वहाँ उसे रखा, जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ फूहड़ और ग्राम्य भाषा की ज़रूरत है वहाँ उन्होंने वैसी भाषा रखी। रेणु की क्लासिकल भाषा का चमत्कार देखना हो तो प्रति परिकथा में मिसेज रोजवुड और पंडित शिवेंद्र मिश्र के प्रेम प्रसंग की भाषा को देखना चाहिए, या उस उपन्यास का जो आरंभ है कि धरती धरती नहीं धरती की लाश, और वहाँ से जो उपन्यास आरंभ होता है तो वहाँ हम रेणु की क्लासिकल भाषा को देख सकते हैं। तो रेणु की भाषा के संदर्भ में दो शब्द प्रयुक्त होते हैं, एक कुटी प्रावेशिक यानी आम आदमी की झोपड़ी में प्रवेश करने वाली भाषा, और दूसरे नगर में रहने वाले लोगों की भाषा यानी कचराही बोली। कचराही बोली शब्द का प्रयोग भी तीसरी कसम कहानी में है। तो भाषा के इतने न्यादर्श, इतने नमूने भी रेणु ने जो प्रस्तुत किए हैं वो तलछट को महत्व देने की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसकी क्लासिकल उसकी कलात्मक क्षमता या व्यंजना शक्ति भी अपूर्व है। उन्होंने बहुत ही ग्राम्य शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उसके द्वारा जो अर्थ व्यंजना उन्होंने की है वो बहुत ही अभूतपूर्व है। इस तरह हम देखते हैं कि रेणु ने तलछट के संबंध में बहुत महत्व की बातें की हैं। अगर हम रेणु की रचनाओं को ठीक से पढ़ें, देखें, तो हम उनके महत्व को ठीक से हृदयंगम कर सकते हैं। धन्यवाद।